बताता हूं मैं आपको किसी एक ऐसे भक्त के बारे में जिन्होंने महाराज जी का मानव देह लीला में सानिध्य पाया हो और चमत्कारों का साक्षी रहा हो। आज ऐसे ही महाराज जी के अनन्य भक्त किशन चंद तिवारी। कभी हम आपको किशन तिवारी जी कहेंगे, कभी केसी तिवारी भी कह सकते हैं। तात्पर्य यही है कि मैं बात कर रहा हूं पूज्य श्री किशन चंद तिवारी के बारे में। आपका जन्म नैनीताल में मध्य वर्गीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ और आपके परिवार में पूजा पाठ का बड़ा माहौल था। तो संस्कार, वहाँ के जो वातावरण था और पूरी विधि विधान से पूजा होती थी। जैसे पूजा करने गए तो उसमें ये नहीं है कि ऐसे ही कभी अगरबत्ती लगा दी, कभी धूप बत्ती लगा दी। जो उनकी व्यवस्था थी उसी के हिसाब से, और उन संस्कारों को बच्चों में भी अपने आप आ जाते हैं। बच्चे जब माहौल देखते हैं तो वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। तो किशन चंद तिवारी को ये भगवान की कृपा से एक ऐसा उपहार था जो परिवार की तरफ से मिला था। दूसरा, उनकी शिक्षा, आपने उच्च स्तर की शिक्षा पाई। और मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक बंधन होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और उस धन को आपने बिरला कॉलेज नैनीताल में है, उसके प्रिंसिपल शिक्षक रहे, फिर प्रिंसिपल रहे। तो एक तरह से जो शिक्षा आपने प्राप्त की, जो शिक्षा का माध्यम बना, वो दो तरह की शिक्षा मिली आपको। एक समाज में जो शिक्षा मिलती है वो, और दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा में महाराज जी का सानिध्य पाया, वो भी शिखर पर पहुंचे वहां पर, और अपनी शिक्षा पाई, उसके लिए भी आपने एक सम्मानित पद पाया। मुझे जो पता चला है कि बिरला जी जब अपने विद्यालय में आते थे तो किशन चंद तिवारी के पैर छूकर सम्मान करते थे। कहाँ एक देश का उद्योगपति, कॉलेज का मालिक, लेकिन एक विद्वान, कहते हैं ना विद्वान सर्वत्र पूजते, जहाँ भी होता है तो पूजा जाता है। तो चलते हैं किशन चंद तिवारी के साथ। आप नैनीताल ही चलते हैं, जहाँ नैनीताल में उनका जन्म हुआ। और नैनीताल में हनुमानगढ़ी, समझ गए होंगे ना, हनुमानगढ़ी महाराज जी ने कैची धाम से पूर्व जहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया, वहीं जो उत्सव होना है, स्थापना जो हुई है, उसमें भंडारा होना है। बड़ी तैयारी है, चारों तरफ से बड़ा लोगों का, भक्तों का उत्साह देखने लायक बनता है। तो वहाँ महाराज जी विराजमान हैं और जो भक्त हैं उनमें किशन तिवारी भी हैं। हनुमानगढ़ी का शुभारंभ होना है और ऐसे अवसर पर महाराज जी के भक्त बड़ी तैयारी में हैं। भजन कीर्तन चल रहे हैं, पूजा हो रही है। उत्साह तो हर भक्त में कूट कूट के भरा हुआ है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना भक्त में कि एक भक्त किसी बात से दूसरे भक्त से थोड़ा सा किसी बात पे नाराज भी है, लेकिन ऐसे समय में सबने अपनी छोटी मोटी अनबने भी भुला दी हैं और पूरी तैयारी से चल रहे हैं। कल, आज बैठे ना, आज की शाम संध्या बेला है और कल विशाल भंडारा होना है। महाराज जी के पास भक्त आते हैं और उस आयोजन के प्रभारी हैं हरि बाबा। आपने सुने हैं, कई प्रसंगों के साथ उनका उल्लेख हुआ है। तो जो भंडारा वहाँ पर है वो हरदा है। हरदा भी बताते हैं, कहते हैं महाराज जी ये तैयारी कर ली है। दूसरे भक्त आते हैं, वो भी कहते हैं कि ये तैयारी हो गई है। और महाराज जी फिर चारों तरफ देखते हैं। भंडारे में आटा की बोरियां लगी हुई हैं, सब्जी छिल रही है, पूड़ियाँ तली जा रही हैं, है ना। अब आके बैठ गए हैं और जो मुख्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, और हर एक ये बताना चाहता है कि हमने मेहनत की है ना। और कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सब चल रहा था, सब तैयारी का निरीक्षण कर लिया था महाराज जी ने और बड़े प्रसन्न थे। अचानक महाराज जी ने ये पूछा
कि भाई हम लोग तो बड़ी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हमने जो यहाँ देखा उसमें हमें ये नहीं दिखाई पड़ा कि हम भोजन कराएंगे किस में, भोजन प्रसाद किस में देंगे। अरे साहब, इतना पूछते ही सारी तैयारियों पर पानी फिर गया था, क्योंकि सब कुछ तैयार था। सब्जी बन रही थी, प्रचुर मात्रा में थी, पूड़ियाँ तली जा रही थीं, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पत्तल लाना भूल गए। और कभी कभी होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं और एक छोटी सी चीज़ जो होती है, और जब वो नहीं होती है तो आयोजन धरा का धरा रह जाता है। मालूम है ना आपको? नहीं, गाड़ी है और गाड़ी में अगर टायर में जरा सी कमी हो जाए, यानी हवा निकल जाए, तो गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती, है ना। अब वही चीज़ हो गई है, और रात के 9 से 11 बजे का समय है ये, जब ये सब बातचीत हो रही है। और प्रातः बेला में क्या होना है? भंडारा होना है, उद्घाटन होना है, शुभारंभ होना मंदिर का, और बड़ी बड़ी दूर से लोग आने वाले हैं। सब तैयारी। अब खिलाओगे किस में भाई? अब 2-4 आदमी हो, चलो भाई बर्तन कहीं से अरेंज कर लिए जाएंगे, उसमें खाना खिला दिया जाएगा। बड़ी संख्या में भक्त आने वाले हैं, और उन भक्तों को हम जिन पात्रों में खिलाने वाले हैं, यानी पत्तल हैं, वो नहीं है। अब महाराज जी ने कहा, क्या करूं मैं, ये तुम लोग इतना वो करते हो, और हम क्या करें? अब हमको आना ही नहीं चाहिए था, कैसी व्यवस्था कर रखी है, अब पता कहाँ से क्या होगा। सब लोग एकदम जैसे सांप सूंघ गया हो, सांप सूंघ गया ना, तो सब कहानी खत्म हो चुकी थी। और ऐसा भी नहीं था कि पत्तल की प्रचुर मात्रा में कहीं कोई आसपास दुकान हो। वहाँ से बाजार पड़ता था, हल्द्वानी, बरेली, बड़े बाजार वहाँ होते थे, और वहाँ जाने का समय नहीं था। अब सब लोग खड़े हैं, एकदम निस्तब्ध हो गए हैं, कहीं पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, और मतलब एक तरह से जो सन्नाटा छाया है ना, वो ऐसा हो गया कि जो सब लोग कहते थे, जिसके नंबर बढ़ने थे कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, अब वो सारी कहानी, सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। महाराज जी ने एक तरफ यूं देखा, तो कोई कुछ आ रहा है। उस समय का सन्नाटा यूं टूटा, ये कुछ आ रहा है। और जब उस तरफ और लोगों की निगाहें गईं, तो उन्हें लगा कि कोई जानवरों का काफिला चला आ रहा है। लोग उसकी तरफ मुखातिब हुए। कुछ पलों में वो और नीचे ऊपर से दिखाई पड़ रहा था, पहाड़ी पर से नीचे का जो मंजर था वो दिखाई पड़ रहा था। वो और आप पास में आए तो देखा कि गधों पर कुछ सामान लाद के कुछ व्यापारी लोग जा रहे हैं, और उनमें से एक भक्त तो उछल पड़ा, अरे इसमें तो पत्तलें हैं। जैसे ही उसने ये आवाज लगाई, महाराज जी ने कहा, अच्छा पत्तलें हैं, ऐसा करो, जाओ खरीद लाओ, सारी खरीद लेना, ज्यादा मोल भाव नहीं करना, मोल भाव किया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। और फिर वहां से उत्साहित जो भक्त हैं वो जा रहे हैं। एक बड़ा संकट टल गया था, कहते ना कि आदमी की इज्जत में बनाती है ना, तो वो जो है स्थिति पैदा हो गई थी। भक्त गए वहाँ, उनसे व्यापारियों से बातचीत की, और जो पत्तलें थीं वो आ चुकी थीं, और तब तक आधी रात हो चुकी थी। अब आधी रात को ये इंतज़ाम हो गया, और इस इंतज़ाम को होते ही अब जो सब तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब भक्त लोग जिस उत्साह में थे उसी में वापस आ गए हैं। जो मायूसी थी वो समाप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में
पूड़ियों का भंडार हो रहा है, उस तरफ सब्जियां हो रही हैं। मतलब कुल मिला के आज रात है, आधी रात से भी अब ज़्यादा का वक्त हो चुका है। महाराज जी ने कहा ठीक है चलो अपना अपना काम देखो। किशन दादा महाराज जी के पास बैठे हैं और कुछ बातें होने लगी। मैं आपको बता दूं कि महाराज जी की जो एक पर एक बैठकें हुई हैं, यानी भक्त और महाराज जी, तो उनमें जो जितना मुझे पता चला है उसमें सबसे ज़्यादा बैठकें जो हुई हैं वो तिवारी जी के साथ हुई हैं। क्योंकि वो जब भी बैठते थे, जब भी कहीं भी थे, उनके लिए ये नहीं था कि महाराज जी किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी से वो कर रहे हैं। किशन दा आए तो किशन दा अपने आप घुस गए, बैठे हैं और बहुत सारी बातें हुआ करती थी। तो वैसे ही महाराज जी रह गए हैं और किशन दा अपने कुछ बातें कर रहे हैं। थोड़ी रात और बीती और जो हरदा प्रभारी हैं हरि बाबा वो आए। अब वो अपना बहुत चेहरा लटकाए हुए हैं, आके खड़े हो गए। क्या बात, सच चल रहा है? क्या बात? मतलब चेहरा लटका हुआ तो महाराज जी ने 2 बार पूछा क्या बात क्या बात। तो हरदा की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी, क्योंकि जो तैयारियां बताई थी बहुत अच्छी तैयारियां थी। बस वो तैयारियों के बीच पत्तल वाला प्रकरण हो गया और इसके बाद बोले बाबा जी वो घी खत्म हो गया। अब तो महाराज जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। घी खत्म हो गया, कोई इंतजाम नहीं, अभी पत्तलों की व्यवस्था थी और पत्तलों की भगवान हनुमान जी ने व्यवस्था कर दी और अब तुम घी का लो गया, चलिए भागिए यहाँ से, मुझे तो आना ही नहीं था इस आयोजन में, मैं क्यों आ गया। हरदा चुपचाप खड़े हैं, किशन दा बैठे हैं। भाग जाओ यहाँ से, जाइए सामने से हटो। अब महाराज जी तैयार और हरदा अपना चुपचाप खड़े हैं और भाई पत्तलों का इंतजाम अनायास हो गया, अब घी कहाँ से लाया जाए। हरदा बड़ी हिम्मत करके बोले बाबा जी वो पूड़ियाँ हैं लेकिन पहले जो दौर में ही खत्म हो जाएंगी, तुम हमारे नजरों से हट जाओ, मैं चाहता नहीं। और वो बढ़िया बढ़िया बातें किया करते थे, है ना। एक प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने एक चैप्टर लिखा है, महाराज जी गालियों के मास्टर थे ना, वो कहते थे तुम तो वो भी उन्होंने सुना दी। आप समझ रहे हैं ना, मेरे बात कहने की है, आप वहाँ पहुँच गए होंगे। हरदा अपनी नज़र नीचे करते हुए उनके सामने से हट गए। किशन दास से कहा कि चलो सो जाओ। अब नींद कहाँ, है ना। लेकिन प्रातः वेला में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, अब सोया तो कोई नहीं था, घी जितना था उसमें पूड़ियाँ तली गई थी। हरदा भागते हुए आए, अरे अरे महाराज जी वो घी तो मिल गया, घी 3 थे। इतना जो उनका कहना था, बोले बेवकूफ हो तुमको पता नहीं है, लापरवाह हो, कहाँ से आया घी, कहाँ डाल दिया। और महाराज जी की डांट और ज्यादा तेज हो गई, उठाओ जाओ काम करो जाके। और वो घी पहुंचा और घी पहुंचने के साथ ही पूड़ियों का काम चालू हो गया। इसके पीछे की एक जो कहानी है वही बताती है कि किशन दा कुछ अलग थे महाराज जी के लिए। हरदा जब चले जाते हैं, महाराज जी जब उनको डांट के वहाँ से जाने को कह देते हैं, यानी भगा देते हैं, तो फिर महाराज जी किशन से कहते हैं, सुन जा टीन उठा ले, वहाँ से खाली टीन है, और जा पानी भर के रख जाके रास्ते में, और सुन अगर किसी को बताया तो मैं तुझे निकाल दूंगा। अब महाराज जी ने क्या किया, हरदा चले जाते हैं, जब हरि बाबा चले जाते हैं तो किशन दादा से
पानी भरवाकर रास्ते में टीन रखवा देते हैं और वही टीन हरदा को मिलते हैं प्रातः बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो उसकी सूचना देने आते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि आपको कि ऐसे भक्त के बारे में बताने वाला हूँ जो चमत्कार का साझीदार रहा है। तो महाराज जी ने वो टीन किशनदास से रखवाए और किशनदास से कह दिया कि यदि तुमने किसी से कहा तो तुम्हें हम यहाँ से निकाल देंगे। तो जो चमत्कार होने वाला था उसके साक्षी रहे हैं हमारे पूज्य अनन्य भक्त किशन तिवारी जी। तिवारी जी ने अपने अनुभवों को दादा से बहुत बेबाकी से साझेदार बनाया है उन्हें, और कई यात्राएं की तिवारी जी ने महाराज जी के साथ। उन्हीं में से एक यात्रा 1963 में चित्रकूट की है। चित्रकूट की यात्रा का वर्णन करते करते बताते हैं कि जैसे ही महाराज जी ने कहा चित्रकूट जाएंगे तो कई भक्त महाराज जी हम भी चलेंगे। और अब ऐसा तो संभव नहीं कि जितने संपर्क में हो सारे साझीदार चले जाएं, सारे भक्त चले जाएं। आध्यात्मिक यात्रा के वो साझीदार होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ और पलों के साक्षी बनते हैं। तो 1963 की चित्रकूट की यात्रा फोर चर्च लेन से चालू होती है और वहाँ जितने भी भक्त हैं उनमें से जो सिलेक्शन हो जाता है, यानी हम चलें में 13 सदस्यों का दल बन जाता है। 2 कारें मंगवाई जाती हैं, 2 गाड़ियों में वहाँ से शुरू हो जाता है मामला। कहाँ से? फोर चर्च लेन प्रयागराज से चित्रकूट की यात्रा। उस समय इतने साधन नहीं थे, 1963 की बात है। अब सड़कें भी वैसी थी, बीच में वन क्षेत्र पड़ता है। तो उस वन क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो हुआ क्या कि कई लोगों ने कहा साहब हमको चाय पीनी है, कुछ मतलब टाइम हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि अरे देखो भाई कहीं चाय वाय की दुकान है। बड़े कभी मौज मस्ती में हुआ करते थे तो बात ऐसे ही किया करते थे। तो आगे देखा कि एक गुमटी है, यानी एक जिसको हम आम भाषा में उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं खोका रखे हुए हैं, और लकड़ी की दुकान को आम भाषा में तो वैसे ही एक चाय वाला है। और तो उनके पूरा उनका दल यानी दोनों गाड़ियां रुक गईं, सबने चाय पी, अंधेरा हो चला था। तो ऐसे में ये हुआ कि चलो कहीं रुका जाए। ऑनलाइन का ज़माना नहीं था कि साहब होटल बुक करा लिया, वहाँ पहुँच गए, ये हो गए। तब देखा करते थे कि अरे भाई चलो ये गांव है इसमें रुकेंगे। और ऐसी जो यात्राएं होती थी बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार हुआ करती थी। इधर उधर देखा तो कोई रुकने की जगह नहीं दिखाई पड़ी। एक जगह से थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी, गौर से देखा तो एक भवन बना हुआ था। महाराज जी ने कहा कन्हैयालाल श्रीवास्तव जो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, और मैंने आपको बताया था कि उनके भतीजे जो आते थे फोर चर्च लेन में जब गया था मैं, तो उन्होंने बताया था हमने कि आप कैसे भक्त बने। तो बोले महाराज जी जो जलेबी बांटा करते थे ना, उन जलेबी को खाने के लिए अपने चाचा के साथ आते थे, कन्हैयालाल चाचा के साथ। तो उन्हीं कन्हैयालाल श्रीवास्तव से कहा कन्हैयालाल जा देख। कन्हैयालाल वहाँ से उस तरफ जाते हैं तो एक अच्छा सा भवन बना हुआ है, और वो भवन था वन विभाग के जो अधिकारी आते थे उनके रुकने के लिए। तो वहाँ एक चौकीदार था, उसने ऐसे नहीं रुकते यहाँ पर, पहले से यहाँ बताना पड़ता है, हमारे अधिकारी लिख के देते हैं तब यहाँ रुक सकते हैं। कन्हैयालाल वहाँ से वापस आ गए, महाराज जी से कहा कि वो तो ये कह रहा है कि अधिकारी पहले लिख के देंगे तब करेंगे। महाराज जी बोले तुम नहीं जानते ऐसी परिस्थिति में कैसे काम निकाला जाता। अब कन्हैयालाल चुपचाप खड़े हैं।
बोले जा 10 का नोट दे, वो तेरे को रोक देगा वहां। कन्हैयालाल दोबारा जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया अब हम कहाँ से अधिकारी से लिखा के लाएं, कैसे करें, क्या करें, और धीमे से एक 10 का नोट दे देते हैं। और जैसे ही ये बड़ी अजीब बात है और ये लीक से हटके भी मामला है, लेकिन मामला ऐसे ही बना था, ऐसे ही लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो 10 का नोट जब उसे मिल जाता है 4th क्लास कर्मचारी को, तो वो फिर सबको वहाँ रोक देता है, उससे भी कौन सा फर्क पड़ता है। वहाँ पर अब भोजन की व्यवस्था है नहीं, चाय वाले से ही फिर कहा गया। चाय वाले ने कहा ठीक है भाई, हम खाना बनाते हैं अभी। और महाराज जी के लिए कुछ बताया कि साहब ऐसे सब्जी, सादा सब्जी और रोटी। तो उसने अन्य जो सदस्य थे उन सब के लिए भोजन पहले बनाया। महाराज जी के लिए दादा ने कहा भाई खाना बन गया, महाराज जी को दे दो। बोले अभी ये तो अकेले हैं, अभी हाल बना देंगे, सब्जी रह गई है थोड़ी सी। तो अब महाराज जी ने कहा भाई ऐसा कर, तू ले आ नमक, ले आ नमक। रोटी जो है ना बड़ी मीठी लगती है। नमक रोटी के बहुत प्रसंग है महाराज जी के, और उन्होंने फिर से इसी यात्रा में कहा कि नमक रोटी ले आ, और नमक से फिर उन्होंने रोटी आ गई, नमक आ गया और नमक से रोटी खाई। दादा को संतोष नहीं हुआ था और दादा ने उस दिन भोजन नहीं किया था।